पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? यह है अधीनस्थ विधान पर समिति। कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित समिति अधीनस्थ विधान समिति है। किसी अधीनस्थ पदाधिकारी को प्रत्यायोजित वैधानिक कृतियों के अनुसरण में बनाए गए प्रत्येक नियम, उपनियम, विनियम, उपविधि, निर्देशन अथवा आदेश किसी को संसद के समक्ष रखा जाना अपेक्षित हो, ताकि यह जांच हो सके कि संसद द्वारा कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियां का उपयोग भली भांति हो रहा है या नहीं। यह समिति इस पर विचार करती है कि प्रतिवेदन देती है विचार करती है और प्रतिवेदन देती है। इसकी जांच करने तथा इस पर प्रतिवेदन देने के लिए यह दोनों सदनों में लोकसभा या राज्यसभा अलग-अलग 15 सदस्यीय अधीनस्थ विधायिका समिति का गठन स्पीकर सभापति द्वारा किया जाता है। सर्वप्रथम इस समिति का गठन 1953 में किया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 ये संबंधित मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 वाद तथा कार्यवाही से संबंधित है, अर्थात भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के विरुद्ध कोई मुकदमा किस नाम से सजा जाएगा अथवा भारत सरकार एवं राज्य सरकार किस नाम से वाद ला सकती है। अनुच्छेद 300 के अधीन निम्नलिखित उपबंध है। भारत सरकार भारत संघ के नाम से मुकदमा कर सकती है और या भारत सरकार पर भारत संघ के नाम से वाद लाया जा सकता है। राज्य की सरकार उस राज्य के नाम से वाद ला सकेगी या उस पर इस राज्य के नाम से वाद लाया जा सकेगा। उदाहरण स्वरूप मेनका गांधी बनाम भारत संघ, A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य। उदाहरण स्वरूप में मेनका गांधी बनाम भारत संघ के A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य था। भारत की महान्यवादी प्रणाली किस पर आधारित होती है? यह महान्यवादी जो है नियति कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा था। भारत में महान्यवादी प्रणाली किस पर आधारित है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारत में न्यायिक प्रणाली का प्राथमिक एवं मुख्य स्रोत भारत का संविधान है। ऐसे कोई विधि, कानून, नियम, उपनियम, आदेश अथवा निर्देश तभी तक विधि मान्य है जब तक वह संवैधानिक उपबंध के अनुकूल है। इसके अलावा भारत में न्यायिक निर्वाचन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसरण में गतिशील है, अर्थात विधान मंडल द्वारा उचित प्रक्रिया के अनुपालन में निर्मित विधि को ध्यान में रखा जाता है। इसमें भावना या इच्छा को नहीं देखा जाता है। संवैधानिक व्याख्या में लिखित तत्वों के आधार पर प्रतिक्रिया का निर्धारण किया जाता है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ के वाद में इसे सुस्पष्ट किया गया था। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? पहला लोकायुक्त महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। विश्व के अधिकांश देशों में प्रचलित ओम्बुड्समैन संस्था को भारत में लोकपाल या लोकायुक्त कहा जाता है। विश्व के अधिकांश देश में प्रचलित ओम्बुड्समैन संस्था को भारत में लोकायुक्त कहा जाता है। ओम्बुड्समैन संस्था का सर्वप्रथम सृजन 1713 में स्वीडन के तत्कालीन सम्राट चार्ल्स 12 द्वारा किया गया था। संसदीय ओम्बुड्समैन का गठन स्वीडन में 1809 में हुआ। भारतीय संदर्भ में लोकपाल या लोकयुक्त शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर L.M. सिंघवी द्वारा वर्ष 1963 में तथा प्रथम प्रशासनिक सुधार 1966-70 की सिफारिश पर लोकपाल तथा लोकयुक्त जैसी संस्था पर सर्वप्रथम विचार किया। भारत में लोकयुक्त अधिनियम सर्वप्रथम 1970 में उड़ीसा में पारित किया गया, परंतु इसे 1983 में लागू किया गया। लोकयुक्त की स्थापना सर्वप्रथम महाराष्ट्र में 1971 में किया गया। 1971 में एस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? यह भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर। एस आनंद का पूरा नाम आदर्श सेन आनंद है। इनका जन्म 1936 के जम्मू कश्मीर में जम्मू में हुआ था। एस आनंद 10-10-1998 से 31-10-2001 तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। वह भारत के 29वें मुख्य न्यायाधीश थे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया थे एवं वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़
धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं। निम्नलिखित में से क्या संविधान के 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? 11वीं अनुसूची में ग्रामीण खेल शामिल नहीं है। संविधान के 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय स्वशासन से संबंधित 29 विषय रखे गए हैं, जिसमें वन, वाचनालय, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा आदि शामिल है। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां का उपबंध था। बाद में 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में 10वीं अनुसूची, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में जो दल बदल से संबंधित था जोड़ा गया। 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा क्रमशः 11वीं अनुसूची पंचायती राज और 12वीं अनुसूची में नगरीय प्रशासन को जोड़ा गया था। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितने अनुदान की मांग संसद में पेश की जाती है? 109। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 113 के प्रकलन संबंध में प्रक्रिया का उपबंध किया गया, जिसमें अनुच्छेद 113(1) सभी प्रकलन को जो वंचित निधि पर भारित है संसद में मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे, परंतु उन पर चर्चा हो सकेगी। अनुच्छेद 113(2) संचित निधि पर भारित व्यय से भिन्न अन्य व्यय से संबंधित प्राक्कलन लोकसभा के समक्ष अनुदान मांगों के रूप में रखी जाएगी। मांग को अनुमानित देने, रोकने तथा निर्दिष्ट मांग की रकम कम करने की शक्ति लोकसभा में निहित होगी। अनुच्छेद 113(3) किसी भी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं होगा। आमतौर पर प्रत्येक मंत्रालय या विभाग के संबंध में अनुदान की एक मांग प्रस्तुत की जाएगी। बड़े मंत्रालय तथा विभाग की तरफ से एक से अधिक मांग प्रस्तुत की जाती है। विधायिका रहित केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में एक अलग मांग प्रस्तुत की जाती है। आम बजट में 109 मांगे हैं। 103 आम नागरिक प्रशासन एवं 6 सेना के खर्च होती है, जबकि रेल बजट में 32 मांगे होती है। प्रत्येक मांग पर लोकसभा में अलग से मतदान होता है। आम बजट में 109 मांगे होती है, जिसमें से 103 आम नागरिक प्रशासन एवं 6 सेना के खर्च के लिए होती है, जबकि रेल बजट में 32 मांग होती है। प्रत्येक मांग पर लोकसभा में अलग मतदान होती है। किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? 1953 में। 2 अक्टूबर 1953 को प्रारंभ राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम को सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 के विकासात्मक उद्देश्य को विस्तार देने हेतु किया गया था। यह योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय जनशक्ति के समन्वय तथा ठोस प्रयासों के माध्यम से ग्रामीण जीवन स्तर का समग्र उत्थान करना था। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? भारत संविधान के विधान परिषद वाले संविधान के उद्योगपति नहीं चुने जाते ना। संविधान के अनुच्छेद 171 के अधीन विधान परिषद की संरचना का उपबंध किया गया है। 171 में विधान परिषद की संरचना का उपबंध किया गया है। विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम भी नहीं होगी। किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय जैसे नगरपालिका बोर्ड, जिला बोर्ड आदि द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य उस राज्य में निवासित करने वाले स्नातक से जो कम से कम 3 वर्ष के स्नातक हैं चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य का निर्वाचन 3 वर्ष के अध्यापन कर रहे लोग करते हैं, लेकिन वे अध्यापक माध्यमिक स्कूल से कम के नहीं होने चाहिए। 1/3 राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। शेष सदस्य 1/6 जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा का विशेष ज्ञान व व्यावहारिक अनुभव हो, राज्यपाल द्वारा विशेषताकृत के आधार पर मनोनीत किए जाते हैं। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित होती है? नीति कार्यान्वयन से संबंधित होती है। पोर्टफोलियो प्रणाली में मंत्रालय विभाजन का सूत्रपात हुआ है। अनुच्छेद 77 के अधीन कार्य संचालन हेतु विभाग विभाजन प्रणाली अपनाई गई। इस योजना के अधीन सचिवालय का कार्य केवल नीतियों को बनाने से संबंधित होना चाहिए, नीति क्रियान्वयन की प्रक्रिया से इन्हें दूर रखना चाहिए। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। वित्त आयोग
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग का व्यवस्था की गई है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश केवल सलाहकारी प्रकृति की होती है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, न कि सांविधिक है। पहले वित्त आयोग की स्थापना वित्त आयोग अधिनियम 1951 के तहत किया गया था, न कि 1950 में। इस प्रकार बेयर बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के तहत ग्रामीण, शहरी और अखिल भारतीय स्तर पर बेयर नेसेसिटी इंडेक्स का निर्माण किया जाता है। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कृषि यंत्र बैंक की स्थापना करने का प्रस्ताव है। बिहार कृषि विभाग के अनुसार राज्य के 13 जिलों के सरकार द्वारा 328 कृषि यंत्र बैंकों की स्थापना की जाएगी। 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान क्या था? 0.536 था। बजट डिजिटल कंप्यूटर वित्त आयोग 2021 के बारे में गलत है। 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं थे। रमेश चंद्र 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं थे। वित्त आयोग संविधान का अनुच्छेद 280 में है। केंद्रीय बजट सूचकांक आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? आर्थिक विकास के सूचकांक के रूप में अनेक प्रतिमानों का प्रयोग किया जाता है, जैसे सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, प्रति व्यक्ति जीडीपी, प्रति व्यक्ति उपभोग, आर्थिक कल्याण आदि। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण की किस अवधि से अवधि के दौरान लागू किया गया है? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि के रूप में 2 अक्टूबर 2019 को खुले में शौच मुक्त का लक्ष्य प्राप्त करना था। भारत सरकार ने खुले शौच मुक्त स्थिति और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कचरा प्रबंधन पर ध्यान देने के लिए फरवरी 2020 में स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन दूसरे चरण को स्वीकृति किया। स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन ग्रामीण चरण दूसरे को 2020-21 से 2024-25 के दौरान मिशन मोड में कार्यान्वयन किया जाएगा। इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? योजना आयोग द्वारा संपादित पंचवर्षीय योजना के बेहतर क्रियान्वयन तथा विकास संबंधी मामला में सलाह तथा साझा आर्थिक नीति एवं भारत के संतुलन विकास हेतु अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद न ही संवैधानिक संस्था है, न ही सांविधिक। राष्ट्रीय विकास परिषद में भारत के प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि तथा नीति आयोग के सदस्य शामिल हैं। सहकारिता आयोग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। सरकारिया आयोग केंद्र और राज्य से संबंधित है। श्री रंगराजन समिति गरीबी की माप की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए श्री रंगराजन समिति। पारेख समिति इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए संबंधित। नरसिम्हा समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से है, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से। पश्चिम बंगाल चावल तथा जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। वहीं उत्तर प्रदेश गेहूं, कुल खाद्यान्न, गन्ना, आम, दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया था। अन्य घटनाक्रम भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 14 जुलाई 1992 को 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। 14 जुलाई 1942 को गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन जून 1943 को हुआ था। गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन जून 1943 को। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 को हुआ था। कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था भारत में 24 मार्च 1946 को। 1929 ईस्वी में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। सन 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। कांग्रेस के इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था। 1917 के चंपारण सत्याग्रह के संबंधित कौन नहीं थे?
राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं थे, जबकि जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद संबंधित हैं। 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का संबंध कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से था। उन्होंने आजादी के बाद संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। राम मनोहर लोहिया। व्हील व्हील ऑफ हिस्ट्री, चौखंबा, राज आदि उनकी प्रमुख पुस्तक है। व्हील ऑफ हिस्ट्री, चौखंबा, राज आदि पुस्तक उनकी प्रमुख है। राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के सहयोगी के रूप में राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव महादेव देसाई, मजरूल हक ने भाग लिया था। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के सहयोगी के रूप में राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, मजरूल हक ने भाग लिया था। उल्लेखनीय है कि राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर ही महात्मा गांधी चंपारण बिहार आए थे। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? जगदीशपुर। 1857 ईस्वी के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिला अर्थात वर्तमान भोजपुर जिला के जगदीशपुर से संबंधित है। कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों ने कई बार ब्रिटिश सेना को पराजित किया। उल्लेखनीय है कि 1857 में महान विद्रोह का आरंभ मेरठ के सैनिक द्वारा किया गया। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था, परंतु कुछ ही दिनों में वे जेल की दीवार को फांदकर फरार हो गए तथा भूमिगत होकर आजाद दस्ता का गठन किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित किया गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चितरंजन दास थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित किया गया अधिवेशन के अध्यक्षता चितरंजन दास ने किया। इस अधिवेशन में सरकार द्वारा बनाई परिषद का बहिष्कार अथवा परिषदों में प्रतिभाग करने पर विमर्श किया गया। पंडित मोतीलाल नेहरू एवं चितरंजन दास ने राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति को बनाए रखने के लिए कांग्रेस के विधानमंडल में प्रवेश कर राजनीतिक लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया। इसी कारण इन्हें परिवर्तनवादी कहा गया। इसी मुद्दे पर दिसंबर 1922 के गया कांग्रेस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू ने सी आर दास के त्यागपत्र दे दिया। नेहरू व सी आर दास ने त्यागपत्र दिया और जनवरी 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। दिसंबर 1922 में गया कांग्रेस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने त्यागपत्र दिया और जनवरी 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? राजेंद्र प्रसाद के पास में खाद्य एवं कृषि विभाग। सन 1946 के अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और कृषि विभाग सौंपा गया था। अंतरिम सरकार में बने मंत्री के सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री 1946 में। अंतरिम सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह और सूचना प्रसारण मंत्रालय मिला था। सरदार वल्लभ बालदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय, लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया था। अरुणा आशफ अली को रेलवे मंत्री, सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। 1946 के अंतरिम सरकार में सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्रालय दिया गया था। इस अंतरिम सरकार में पंडित जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष का पद दिया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष का पद दिया गया था। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किया गया था। वर्ष 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन किया गया। इसके संस्थापक लाला हरदयाल तथा अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना थे। इस संस्थान ने एक साप्ताहिक पत्रिका गदर, बाद में मासिक का प्रकाशन किया। सर्वप्रथम यह उर्दू में प्रकाशित हुई और बाद में इसका गुरुमुखी संस्करण भी प्रकाशित किया गया। 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? गोपाल कृष्ण गोखले। सन 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कांग्रेस के उदारवादी नेता एवं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया। उसकी स्थापना महाराष्ट्र के पुणे में हुई थी। इसका उद्देश्य नौजवान को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना। इस सोसाइटी के सदस्य आजीवन देश सेवा करने के लिए वचन लेते थे। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना कांग्रेस के उदारवादी नेता एवं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई। इसकी स्थापना महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। इसका उद्देश्य नौजवान को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना था। इस सोसाइटी के सदस्य आजीवन देश की सेवा करने के लिए वचन लेते थे। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रसिद्ध गर्मपंथी नेता लाला लाजपत राय
थे। इस पुस्तक में भारतीय सभ्यता की तुलना समकालीन ब्रिटिश व अमेरिका सभ्यता से की गई है। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठी चार्ज के कारण घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई थी। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? भीमराव अम्बेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। उल्लेखनीय है कि साइमन कमीशन वर्ष 1930 में प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। 1930 से 32 के मध्य 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस द्वारा कलकत्ता में किया गया। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा में सुधार की मांग तथा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जैसे विवादों को लेकर आंदोलन चलाया। इस संस्था को कांग्रेस पूर्व अखिल भारतीय संस्था का सम्मान प्राप्त था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस द्वारा कलकत्ता में किया गया था। इस संस्थान ने सिविल सेवा परीक्षा में सुधार की मांग तथा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जैसे विवाद को लेकर आंदोलन चलाया। इस संस्था को कांग्रेस पूर्व अखिल भारतीय संस्था का सम्मान प्राप्त था। सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? जर्मनी में। सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में उन्हें नेताजी का उपाधि से संबोधित किया गया। कांग्रेस से इस्तीफा देने के पश्चात 1939 में उन्हें फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। आजादी के लिए संघर्ष में उनका प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने 1943 में आजाद हिंद सरकार की स्थापना किया था। चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? चटगांव से संबंधित है सूर्यसेन। चटगांव शस्त्रागार धावे से बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्यसेन संबंधित हैं। सूर्यसेन ने इंडियन रिपब्लिक आर्मी (IRA) की स्थापना की तथा इसके नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियार पर कब्जा कर लिया था। चटगांव शस्त्रागार धावे से बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्यसेन संबंधित है। सूर्यसेन ने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किया तथा इसके नेतृत्व में IRA के सदस्य ने 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियार पर कब्जा कर लिया था। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। यह विद्रोह 1770 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था। जिसका मुख्य कारण बंगाल में पड़े भीषण अकाल तथा तीर्थ स्थल की यात्रा पर लगे प्रतिबंध के उत्पन्न असंतोष से था। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। यह विद्रोह 1770 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था तथा जिसका मुख्य कारण बंगाल में पड़े भीषण अकाल तथा तीर्थ स्थल की यात्रा पर लगे प्रतिबंध से उत्पन्न असंतोष से था। एक समचतुर्भुज का परिमाण 52 मीटर और इसका क्षेत्रफल है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 24 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? इसमें विकल्प है किसी परमाणु के नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं एवं इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाते रहता है। प्रोटॉन धनावेशित कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है, जबकि नाभिक के अंदर स्थित न्यूट्रॉन उदासीन प्रकृति के होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाते हैं, गलत है। इसके अतिरिक्त किसी तत्व के परमाणु संख्या तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होते हैं। रेडियो आइसोटोप का प्रयोग चिकित्सा परमाणु ईंधन एवं कार्बन डेटिंग के रूप में किया जाता है। एक्रिलिक को कृत्रिम ऊन कहा जाता है। एक्रिलिक को कृत्रिम ऊन कहा जाता है, न कि प्राकृतिक रेशम। रेयॉन को कृत्रिम रेशम कहा जाता है। इसके अतिरिक्त टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक बर्तन बनाने में, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का उपयोग सीडी बनाने में किया जाता है। कपास के कपड़े गर्मी में उपयोगी होते हैं क्योंकि वे नमी पसीने को अवशोषित कर लेते हैं।
ग्रेफाइट और हीरे के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ग्रेफाइट और हीरा ये एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। ग्रेफाइट और हीरा दोनों कार्बन के अपरूप हैं, परंतु इसके गुण भिन्न हैं। जैसे हीरा कठोर तत्व है, जबकि ग्रेफाइट भंगुर मुलायम होता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, परंतु ये दोनों एक ही एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। इन दोनों तत्वों की क्रिस्टलीय संरचना भी अलग अलग होती है। ग्रेफाइट और हीरा एक ही कार्बन का अपरूप, परंतु उनके गुण भिन्न होते हैं। जैसे हीरा कठोरतम तत्व है, जबकि ग्रेफाइट भंगुर मुलायम होते हैं। हीरा विद्युत का कुचालक है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। दोनों की एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। इन दोनों तत्वों की क्रिस्टलीय संरचना भी अलग होती है। निम्नलिखित में से कौन तरलकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है? ब्यूटेन। तरलकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक ब्यूटेन है। इसके अतिरिक्त इसमें प्रोपेन और इथेन भी पाया जाता है। एलपीजी एक घरेलू ईंधन है जिसका ऊष्मायन भी काफी ऊंचे होता है। अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण इसके रिसाव से होने वाली दुर्घटना से बचाव हेतु इसमें एक गंधन युक्त पदार्थ में इथाइल मार्केप्टॉन C2H5SH मिलाया जाता है। इससे इसके रिसाव का पता चलता है। तरलकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक ब्यूटेन है। इसके अतिरिक्त इसमें प्रोपेन और इथेन भी मिलाया जाता है। एलपीजी एक घरेलू ईंधन गैस है जिसका ऊष्मायन काफी उच्च होता है। अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण इसके रिसाव से होने वाली दुर्घटना से बचने हेतु इसमें एक गंधयुक्त पदार्थ इथाइल मार्केप्टॉन C2H5SH मिलाया जाता है। इसके अतिरिक्त इससे इसके रिसाव का पता लग जाता है। पानी मिट्टी से जड़ों में किस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहते हैं? प्रसारण कहते हैं। पेड़ पौधे में जड़ों में पानी मिट्टी के प्रसारण प्रक्रिया के कारण आता है। प्रसारण की प्रक्रिया से पानी जड़ों में प्रवेश करता है तथा जाइलम ऊतक की मदद से पत्तियां तक पहुंच जाता है तथा पत्तियों के माध्यम से वाष्पित होता है। इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पेड़ पौधे की जड़ों में पानी मिट्टी से प्रसारण प्रक्रिया के कारण आता है। प्रसारण की प्रक्रिया से पानी जड़ों में प्रवेश करती तथा जाइलम ऊतक की मदद से पत्तियां तक पहुंच जाती है एवं पत्तियों के माध्यम से वाष्पित होता है। इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोग पदार्थ में बदला जा सकता है वह है बैक्टीरिया। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट से आशय ऐसे अपशिष्ट है जो अवायवीय या एरोबिक अपघटन की प्रक्रिया से अपघटित हो जाते हैं। जैसे भोजन बागों का खरपतवार, कागज और कार्बोनेट। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट जैव अपघटित अपशिष्ट को आमतौर पर विभिन्न जीवाणुओं बैक्टीरिया की मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है। इस प्रक्रिया में अपशिष्ट सूक्ष्म जीवों बैक्टीरिया की मदद से अपघटित होकर पर्यावरण अनुकूल पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं क्योंकि पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। रात के समय पेड़ के नीचे न सोने की सलाह दी जाती है क्योंकि रात में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जन करते हैं जिससे दम घुटने का डर रहता है। पौधे में श्वसन के दौरान उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड दिन के समय तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इस्तेमाल हो जाते हैं, परंतु रात्रि में प्रकाश न होने के कारण प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो पाता है एवं पौधे के श्वसन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में उत्सर्जित कर दी जाती है। रात के समय पेड़ के नीचे न सोने की सलाह दी जाती है क्योंकि रात का पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जन करता है क्योंकि दम घुटने का डर रहता है। पेड़ से श्वसन के दौरान उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड दिन के समय तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इस्तेमाल हो जाता है, परंतु रात्रि में प्रकाश न होने के कारण प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो पाती है एवं पौधे के श्वसन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में उत्सर्जित कर दी जाती है। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? नाइट्रोजन। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी वाले जगह पर उगते हैं। ये कीटों का भक्षण कर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं पीचर प्लांट, वीनस फ्लाईटैप, कोबरा लिली, संड्यूस हैं। कीटभक्षी पौधे हैं। उदाहरण है पीचर प्लांट, वीनस फ्लाईटैप, कोबरा लिली, संड्यूस आदि। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्से में भोजन विस्तृत करने में तथा डैश का मदद करता है या प्रकाश संश्लेषण नहीं। पौधे के तना का मुख्य कार्य पौधे को आकार देना है जिससे पानी पत्तियों तक पहुंच सके एवं प्रकाश संश्लेषण
क्रिया सुचारू रूप से हो सके एवं पौधा दृढ़तापूर्वक खड़ा रह सके। इसके अतिरिक्त तना भोजन को संग्रहित करता है एवं मरुस्थलीय पौधों में तो तना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी संपन्न करता है। टाइफू ट्राइफ्यूजन आधान में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि रक्त की संगत होना चाहिए, आरएच कारक का होना चाहिए। रक्त आधान में केवल रक्त का प्रकार ही नहीं बल्कि आरएच कारक का भी ध्यान रखना चाहिए। आरएच कारक रक्त में उपस्थित एक एंटीजन है। ऐसे ऐसे व्यक्ति जिनमें यह एंटीजन उपस्थित रहता है तो आरएच प्लस पॉजिटिव तथा इसमें यह अनुपस्थित रहता है तो आरएच नेगेटिव। यदि आरएच नेगेटिव के व्यक्ति के रक्त को आरएच पॉजिटिव व्यक्ति को साथ मिलाया जाता है तो आरएच नेगेटिव के विरुद्ध प्रतिरक्षा एंटीबॉडी बन जाता है। अतः रक्त आधान में रक्त के प्रकार के साथ आरएच कारक का ध्यान रखना भी आवश्यक है। पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के अग्रभाग में सिफनाइड के नीचे स्थित होती है। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है तथा इसका इसका आकार एक मटर के दाने के लगभग बराबर होता है। इस ग्रंथि के अग्र तथा पश्च भाग से विभिन्न महत्वपूर्ण हार्मोन का स्राव होता है। इससे शरीर की क्रिया दर नियंत्रित होती रहती है। यह ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के अग्रभाग में सिफनाइड्स के नीचे स्थित रहता है। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है तथा इसका आकार एक मटर के दाने के लगभग बराबर होता है। इस ग्रंथि के अग्र तथा पश्च भाग से विभिन्न महत्वपूर्ण हार्मोन का स्राव होता है, जिससे शरीर की क्रिया दर नियंत्रित होती रहती है। यह ग्रंथ यह ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में होता है। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? प्राध्वनि तरंगे का प्रयोग करते हैं। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए प्राध्वनि तरंगे का उपयोग किया जाता है। भ्रूण के विकास को जानने की इस प्रक्रिया को अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी अल्ट्रासोनोग्राफी में अल्ट्रासोनिक वेव प्राध्वनि तरंगे का इस्तेमाल होता है। ये उच्च आवृत्ति वाले तरंगे 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है तथा इसके अन्य प्रयोग लीवर, किडनी, पेट, दिल की जांच करने में तथा घड़ी, विमान एवं कीमत कपड़ों की सफाई में, सोनार में तथा हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में किया जाता है। प्राध्वनि तरंगे का इस्तेमाल 20,000 हर्ट्ज से ऊपर में होता है। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? अन्य किडनी, लीवर, किडनी, पेट, दिल आदि की जांच करने में, घड़ी, विमान एवं कीमती कपड़ों की सफाई में, सोनारों में तथा हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने के लिए किया जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी प्राध्वनि। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह कौन सा है? AB। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह AB प्लस है क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। इसी प्रकार O माइनस को सार्वभौमिक दाता रक्त समूह कहते हैं क्योंकि इसमें भी कोई प्रकार का एंटीजन उपस्थित नहीं होता है। ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, जबकि RH कारक की खोज कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने 1940 में किया था। RH कारक की खोज कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने 1940 में किया था। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह AB प्लस है क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। इसी प्रकार OH माइनस को सार्वभौमिक दाता रक्त समूह कहते हैं क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन उपस्थित नहीं होता है। ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया, जबकि RH कारक की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था दोनों, और वीनर ने 1940 में किया था। निमोनिया एक संक्रमण है। फेफड़े का निमोनिया फेफड़े में होने वाली संक्रमण है जो कि बैक्टीरिया, वायरस, कवक से होता है। इसमें संक्रमित व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ, छींकना, खांसी होती है। यह एक संक्रमण रोग है जो मुख्यतः बच्चों में होता है। दर्पण के सामने खड़ा एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार होगा अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण के सामने खड़ा व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा एवं वस्तु से बड़ा बनता है। इसका उपयोग शेविंग मिरर के रूप में, सौर भट्टी में, टॉर्च में, दंत रोग विशेषज्ञ व नाक गला रोग विशेषज्ञ द्वारा तथा सर्च लाइट तथा गाड़ियों के हेडलाइट आदि में किया जाता है। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि पसीना तेजी से वाष्पित हो जाती है पंखा में।
एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाती है। वाष्पन एक ऊष्माशोषी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में वाष्पित होने वाला द्रव शरीर से ऊष्मा अवशोषित करता है और हमें ठंडक का अनुभव होता है। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? प्रकाश का अपवर्तन। रात के समय में खुले आकाश में तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए सूर्योदय से पहले सूर्य अस्त के बाद सूर्य का दिखाई देना, जल से भरे पात्र में कांच के छड़ का टेढ़ा दिखाई देना, ये सभी अपवर्तन प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण है। प्रकाश के अपवर्तन। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया। हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया अभिक्रिया के सिद्धांत पर आधारित होता है। संलयन अभिक्रिया में उच्च तापमान पर दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं और अपार ऊर्जा विमुक्त होते हैं। संलयन अभिक्रिया उच्च तापमान पर संपन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा का मूल स्रोत संलयन अभिक्रिया ही है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर उच्च दाब के कारण जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, अर्थात उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलता है। दाब दाब दोगुना करने पर जल का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री से बढ़कर 120 डिग्री हो जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर उच्च दाब के कारण जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, अर्थात उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलता है। दाब दोगुना करने पर जल का क्वथनांक बिंदु 100 से बढ़कर 120 डिग्री हो जाता है। यदि रेफ्रिजरेटर का दरवाजा कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दे तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। यदि रेफ्रिजरेटर का दरवाजे को कुछ घंटे के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा क्योंकि दरवाजा खुले रहने की स्थिति में अब रेफ्रिजरेटर की अधिक क्षेत्र अधिक क्षेत्र को ठंडा बनाए रखना पड़ेगा, जिससे फ्रिज में लगा कंप्रेसर को अधिक कार्य करना पड़ेगा। फलस्वरूप पहले की अपेक्षा और अधिक गर्म गैसें का उत्सर्जन होगा जो कमरे के तापमान को बढ़ा देगी। बर्फ का एक टुकड़ा पानी के से लबलबा भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी पिघल जाएगा तो क्या होगा? वो जल स्तर नहीं बदलेगा। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी पिघल जाएगा तो पानी का आयतन नहीं बढ़ता है, पहले के समान ही रहता है क्योंकि जब बर्फ की पानी में तैरने के लिए डाला जाता है तो बर्फ के भार के बराबर जल विस्थापित कर दिया जाता है गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध नहीं होगा। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा की उपस्थिति के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर का उपयोग विभवांतर नापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग। एमीटर का प्रयोग विद्युत धारा के लिए। पोटेंशियोमीटर का प्रयोग विद्युत वाहक बल के लिए होता है। पोटेंशियोमीटर का प्रयोग। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग धारा की उपस्थिति के लिए। विद्युत प्रतिरोध का ओम मीटर। विद्युत प्रतिरोध में ओम मीटर को मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर में धारा की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। पोटेंशियोमीटर में विद्युत वाहक बल को मापा जाता है। एमीटर में विद्युत धारा को मापा जाता है। वोल्ट मीटर में विभवांतर को मापा जाता है। यदि एक पंखा एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई के स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिराए जाएं तो क्या होगा? यदि एक पंख एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई स्वतंत्रतापूर्वक गिराई जाए तो तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे क्योंकि निर्वात में वायु का घर्षण शून्य रहता है तथा गुरुत्वाकर्षण बल का मान शून्य होने के कारण वस्तु स्वतंत्र अवस्था में गतिमान रहती है। जब जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखती है। इस घटना का कारण क्या है? प्रकाश का व्यक्तीकरण। जब प्रकाश किरणें साबुन के बुलबुले पर पड़ती है तो यह एक रंगीन दिखाई देता है। ऐसा प्रकाश तरंगों के व्यक्तीकरण के कारण होता है। जब समान आवृत्ति की दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है तो उसके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश तीव्रता में परिवर्तित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का व्यक्तीकरण कहते हैं। होलोग्राफ का रंगीन दिखाई देना तितलियों के पैरों का रंगीन दिखाई देना आदि व्यक्तीकरण के उदाहरण है। होलोग्राफ का रंगीन दिखाई देना, तितलियों के पैरों का रंगीन दिखाई देना, ये सभी व्यक्तीकरण के उदाहरण हैं। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या होती है
एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग होती है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को उस परमाणु के नाभिक की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या तत्वों के परमाणु भार के लगभग बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सीमेंट का मुख्य घटक है? सीमेंट का मुख्य घटक चूना पत्थर है। चूना पत्थर सीमेंट का मुख्य घटक है। सीमेंट के अलावा सिलिका, आयरन ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट भी पाए जाते हैं। चूना पत्थर सीमेंट का मुख्य घटक है। सीमेंट में इसके अलावा सीमेंट में क्या क्या होता है? सिलिका होता है, आयरन ऑक्साइड होते हैं, कैल्शियम सल्फेट भी पाए जाते हैं। कैल्शियम सल्फेट, आयरन ऑक्साइड और सिलिका चूना पत्थर से मिलाकर के सीमेंट बनता है। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। समस्थानिक अलग क्यों होते हैं? द्रव्यमान संख्या में। एक ऐसे तत्व जिसका परमाणु क्रमांक समान किंतु द्रव्यमान संख्या अलग हो, भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक में द्रव्यमान संख्या अलग होती है, द्रव्यमान संख्या ऊपर में होती है। 1H1 प्रोटेनियम, ड्यूटेरियम का 1H2, टाइटेनियम का 1H3। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1 जिसे प्रोटियम कहते हैं, ड्यूटेरियम को 1H2, ट्राइटेरियम को 1H3 कहते हैं। द्रव्यमान संख्या को ऊपर दिखाया जाता है और परमाणु संख्या को नीचे दिखाया जाता है। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैस की अवस्था एक साथ रह सकती है कहलाती है। यह होता है त्रिक बिंदु होता है। वह ताप और दाब की स्थिति अथवा किसी पदार्थ की ठोस, द्रव और गैस की अवस्था साम्यावस्था में रह सकती है। त्रिक बिंदु ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। शुद्ध जल का त्रिक बिंदु 273.16 केल्विन और 32.08 फ्राइड है, 0.01 सेंटीग्रेड है तथा 4.52 mm पारे के दाब के बराबर होता है। त्रिक बिंदु 273.16 केल्विन, 32.018 फ्राइड, 0.01 सेंटीग्रेड तथा 4.52 mm पारे के दाब के बराबर होता है। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित होता है उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव अवस्था गैस में परिवर्तित होता है उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस द्रव पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है ठोस का गलनांक कहलाता है। जबकि वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में बदलता है उसे हिमांक कहते हैं। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव्य गैस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे क्वथनांक कहेंगे। द्रव गैस बन जाएगा तो क्वथनांक हो जाएगा। वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में बन जाएगा तो उसे गलनांक कहेंगे। ठोस गल जाएगा, द्रव बन जाएगा तो गलनांक हो गया। और क्वथनांक किसे कहेंगे? जब द्रव गैस बन जाए तो क्वथनांक हो गया और जब ठोस द्रव बन जाए तो उसे गलनांक कहेंगे। और जब गैस द्रव बन जाए तो उसको हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं? हिमांक कहते हैं। जब निश्चित ताप पर कोई द्रव ठोस बनेगा तो उसे हिमांक कहते हैं। एल्युमिनियम का एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? बॉक्साइड है। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क बॉक्साइड होता है। इसी इसे खनिज से विश्व का अधिकांश एल्युमिनियम निकाला जाता है। इसी खनिज से विश्व का अधिकांश एल्युमिनियम निकाला जाता है। इसका रंग सफेद या भूरा होता है। बॉक्साइड का उपयोग रासायनिक उद्योग, सीमेंट, स्टील और पेट्रोल उद्योग में किया जाता है। इसके अतिरिक्त कैलामाइन, जिंक जिंक का कैलासाइट है, कैल्शियम का तथा गैल्ना लेड का अयस्क है। इसके अतिरिक्त कैलामाइन, जिंक का और कैल्शियसाइट अयस्क है। कैल्शियम का, जिंक का अयस्क का नाम है कैलामाइन और लेड का अयस्क का नाम है गैलेना। निम्नलिखित में से किस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है? विलियन ऐसा विलयन जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है क्षारीय विलयन कहलाते हैं। पीएच मान 7 से कम वाला विलयन को अम्ल कहते हैं। 7 के बराबर वाला को उदासीन कहते हैं। जबकि किसी दुर्बल अम्ल तथा उसके संयुग्म क्षारक अथवा किसी दुर्बल क्षारक एवं उसके संयुग्म अम्ल का जलीय विलयन बफर विलयन कहलाता है। किसी दुर्बल अम्ल तथा उसके संयुग्म क्षारक अथवा किसी दुर्बल क्षारक एवं उसके संयुग्म अम्ल का जलीय विलयन बफर विलयन कहलाता है। भारत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी अध्यक्ष सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख को शुरू किया था? यह किया था 1 जनवरी 2021 को। भारत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 दिवसीय कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से शुरू किया। भारत 8वीं बार अस्थायी सदस्य के रूप में नामित हुआ। सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। यह मुख्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने हेतु उत्तरदायी है। परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है।
किस देश ने भारत को स्पुतनिक भी कोविड वैक्सीन का निर्यात किया था? रूस। जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया था। जो बाइडेन 46वें राष्ट्रपति के रूप में 20 जनवरी 2021 को पदभार ग्रहण किया था। जो बाइडेन। यूएन में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? यूएन में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि टी.एस. न्यायमूर्ति। उन्होंने सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लिया था। टी.एस. न्यायमूर्ति 1985 बैच के भारतीय विदेश सेवा के आईएएस अधिकारी थे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुष से ज्यादा महिला स्थित है? गोपालगंज में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है। बिहार के गोपालगंज जिला में पुरुष से ज्यादा महिला अर्थात सर्वाधिक लिंगानुपात 1021 है। 1000 पुरुष पर 1021 महिला है गोपालगंज में। जबकि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। 872 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर 876 महिला। इसके अतिरिक्त लिंगानुपात निम्न है। बेगूसराय में लिंगानुपात है 895, पटना में लिंगानुपात 897, सिवान में 988 है। सिवान में 988, पटना में 897, बेगूसराय में लिंगानुपात है 895, मुंगेर में 876। सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर में है 876, सबसे ज्यादा है 1021। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का? ये है गोपालगंज का। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? यह 1913 में। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर में बुलाई गई थी। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर में बुलाई गई थी। इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861 तथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912 में संशोधित के तहत विधान परिषद की स्थापना हो चुकी थी। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर में बुलाई गई थी। इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861 तथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912 में संशोधित के तहत विधान परिषद की स्थापना की गई थी। बिहार से रसीम कुमारी बिहार के रसीम कुमारी, बिहार राज्य से संबंध रखने वाले रसीम कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। इन्होंने 2024 में मालदीव में आयोजित कैरम विश्व कप चैंपियन में महिला एकल खिताब जीता था। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए दिया गया था। बिहार राज्य को यह अवार्ड इनोवेशन इन महामारी श्रेणी के अंतर्गत दिया गया था। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए कितने सीट आरक्षित की गई है? बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें आरक्षित है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए 38 सीटें आरक्षित है। बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 243 है। बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 243 है, जिसमें से 38 सीटें अनुसूचित जाति उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। बिहार विधानसभा में 2 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए है। बिहार विधानसभा में 243 सीट है, जिसमें से 2 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए और 38 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए है। अनुसूचित जाति के लिए 38 सीट, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट है। बिहार विधानसभा में कुल सीट 243 है। बिहार में पंचायती निकाय में महिला को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? यह 2006 में। वर्ष 2006 में बिहार पंचायती निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया। राज्य सरकार ने बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 व्याख्यापित किया। इस अधिनियम में पंचायत के सभी स्तर पर आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। 2006 में बिहार पंचायत निकाय में महिला को 50% आरक्षण प्रदान किया गया था। झारखंड बनने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजन किया गया था? 2000 ईस्वी में। झारखंड बनाने के लिए बिहार को 15 नवंबर 2000 को विभाजन किया गया। 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग 18 जिला को अलग करके झारखंड नामक एक अलग राज्य गठन किया गया था। झारखंड। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? बिहार के मानव विभाग उप मिशन के अंतर्गत 7 विभाग शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग। बिहार विकास मिशन के अधीन सुशासन के कार्यक्रम के मिशन मोड में कार्यान्वयन हेतु 7 उप मिशन का गठन किया गया है, जिनमें एक मानव विकास उप मिशन भी है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के खगड़िया जिला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून 2020 को शुरू किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लॉकडाउन के कारण अपने घर वापस लौटे मजदूर को एक रोजगार उपलब्ध कराना था।
कल्याण रोजगार अभियान 2020 में चालू किया गया था खगड़िया से। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई 9.02 किलोमीटर है। अटल सुरंग लद्दाख से पूर्व भर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सुरंग लेह से मनाली और चंडीगढ़ को जोड़ता है। 9.02 किलोमीटर लंबी यह सुरंग 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित दुनिया का सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह रोहतांग दर्रा के पश्चिम में एक पहाड़ को काटकर गुजरती है। यह रोहतांग दर्रा के पश्चिम में एक पहाड़ को काटकर बनती है। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? यह 2017 को वर्ष 2017 में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। भारत सरकार 21 सितंबर 2016 को आम बजट तथा रेल बजट को विलय की मंजूरी 1 फरवरी 2017 को पहला संयुक्त बजट पेश किया गया था। रेलवे के लिए अलग बजट की प्रथा 1924 में एकवर्थ समिति की सिफारिश पर किया गया था। रेलवे के लिए अलग बजट की प्रथा 1924 में एकवर्थ समिति की सिफारिश पर हुआ था और इसे कब पहला रेल बजट संयुक्त बजट पेश किया गया 1 फरवरी 2017 को। 21 सितंबर 2016 को आम बजट में इसको शुरू किया गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या था? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश अथवा पाकिस्तान में धार्मिक रूप से उत्पीड़न अल्पसंख्यक समूह हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को नागरिकता प्रदान करना था। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पर राष्ट्रपति द्वारा 12 दिसंबर 2019 को हस्ताक्षर किया गया था। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों के निर्माण संदर्भित है। 10 दिसंबर 2020 को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। नई इमारत का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। यह परियोजना 2024 तक पूरा किया गया। जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्रशासित प्रदेश को अपनी नई विधायिका नहीं है? यह लद्दाख की विधायिका नहीं। जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा में बनने के बाद केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की अपनी कोई विधायिका नहीं है। केंद्र शासित सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने और जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन को 2 केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में करने का फैसला लिया। इस संदर्भ में संसद ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पारित किया। इस विधेयक जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 270 के अधिकतर प्रावधान समाप्त करके जम्मू कश्मीर विधायिका वाला केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख को बनाने का विधायिक मंजूरी वाला राज्य बनाने का प्रश्न किया गया था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू किया गया था? यह 24 फरवरी 2019 को 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान योजना की शुरुआत की गई थी। 24 फरवरी 2019 को यह योजना एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है जो लघु एवं सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवार को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। 2,000 रुपए के 3 समान किस्त में लाभान्वित किसान के खाते में प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित की जाती है। वर्तमान में इस योजना के लाभार्थी सभी किसान हैं। 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी। 24 फरवरी 2019 को टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्वर्ण स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। पहला स्वर्ण पदक टोक्यो में। भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्षता संभाली थी? यह 1 अगस्त 2021 को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। ये 6 प्रमुख अंगों में से एक। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं जिसमें से 5 अस्थायी और 10 अस्थायी हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और यूनाइटेड किंगडम अस्थायी सदस्य हैं। अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और यूनाइटेड किंगडम है। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक मेजर जनरल क्रिस होनयू थे। गतवर्ष होकर अमेरिका ने 9/11 के आतंकी घटना के बाद 2001 में तालिबान को सत्ता से बेदखल करने के लिए अमेरिका सैनिक नाटो गठबंधन के नेतृत्व में अफगानिस्तान आया था। किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति किया था? यह फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन
भारत ने सितंबर 2016 में 36 राफेल विमान खरीदने के लिए फ्रांस सरकार को समझौता किया था। गलवान घाटी में भारतीय और चीन सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, कब हुआ था यह? ये झड़प जून 2020 को हुआ था। गलवान घाटी में भारतीय और चीन सैनिक के बीच में झड़प 15 और 16 जून 2020 को रात में हुई थी। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) ने सैनिकों ने मई 2020 में पूर्वी लद्दाख स्थित गलवान घाटी में घुसपैठ की। इसके बाद से ही वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर भारत और चीन के बीच गतिरोध बना हुआ है। पेगासस स्पाईवेयर किस देश से विकसित किया है? यह इजराइल ने विकसित किया है। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस। मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी के उड़ीसा के कटक में हुआ। उन्होंने चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु माना था। 1938 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की और 1939 में महात्मा गांधी के विरोध के बाद वे कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, परंतु कांग्रेस के सदस्य के असहयोग के कारण इस्तीफा दे दिया। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान थे। लियाकत अली खान अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे। मुस्लिम लीग द्वारा अंतरिम सरकार में सम्मिलित होने से इनकार करने के बाद 2 सितंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 12 सदस्यीय अंतरिम सरकार का गठन किया। लॉर्ड वेवेल के प्रयास के कारण 26 अक्टूबर 1940 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य, जिसमें लियाकत अली एवं खान अली, गजनफर अली आदि सम्मिलित थे, अंतरिम सरकार में शामिल हो गए। इस अंतरिम सरकार में पंडित जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष या उपराष्ट्रपति का पद, सरदार पटेल को गृह मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, सरदार बालदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य कृषि मंत्रालय, अरुणा असफ अली को रेलवे और गोपालाचारी को शिक्षा मंत्रालय दिया गया था। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने किया था। चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को लखनऊ में भेंट की और उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया था। गांधी जी सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण जिला में किया। यहाँ नील के खेतों में काम करने वाले किसान पर यूरोपीय बागान मालिक बहुत अधिक अत्याचार करते हुए किसान की 1 बीघा जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना तथा इन्हें बागान मालिक द्वारा तय दामों पर बेचना पड़ता था। इन्हें 3 पद्धति भी कहा जाता था। एन.जी. रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। एन.जी. रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान इन्हें महात्मा का उपाधि दिया था। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कानू ने। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कानू ने किया था। दमन एकोह के नाम से ज्ञात भागलपुर में राजमहल तक का भूभाग संथाल बहुमूल्य क्षेत्र था। 1793 ईस्वी में अस्थायी भूमि बंदोबस्त में इसकी जमीन छीन ली गई। 1855 ईस्वी में कान्हू और सिद्धू के नेतृत्व में हजारों संथाल ने संगठित होकर अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह की घोषणा कर दिया। बोध गया में किससे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? बोध गया में गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। जन्म के 7वें दिन माता के देहांत हो गया था, अतः इसकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इसका पालन पोषण किया। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया। गौतम बुद्ध ग्रंथों में इस घटना को महापरिनिष्क्रमण कहा गया था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। जन्म के 7वें दिन माता का देहांत हो गया, अतः इसकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने इसका पालन पोषण किया। 29 वर्ष की अवस्था में उन्हें गृह त्याग दिया और बुद्ध ग्रंथों में इस घटना को महाविष्क्रमण कहा गया। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? सचिंद्रनाथ सन्याल ने। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्रनाथ सन्याल द्वारा स्थापित की गई थी। इस समिति का उद्देश्य केंद्र भारत में ब्रिटिश उपनिवेश को समाप्त करने के लिए क्रांतिकारी हिंसा को बढ़ावा देना था। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्रनाथ सन्याल द्वारा किया गया। इस समिति का उद्देश्य था कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेश को समाप्त करने के लिए क्रांतिकारी हिंसा को बढ़ावा देना। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किसने किया था? समाजवादी पार्टी। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन 1931 में फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने मिलकर किया था। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने मिलकर किया था। यह पार्टी आरंभ में ही सरकार द्वारा श्रमिक आंदोलन के विरोध, कृषक के प्रति अत्याचार और राजनीतिक बंदियों को दुर्व्यवहार के प्रश्नों पर विरोध प्रकट करता था। 1934 में पटना के अंजुम इस्लामिया हॉल में बिहार समाजवादी पार्टी और औपचारिक स्थापना हुई। इसकी औपचारिक स्थापना 1934 में हुआ। अंजुम इस्लामिया हॉल
समाजवादी पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसके आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव जयप्रकाश नारायण बने। महासचिव जयप्रकाश नारायण और अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव बने थे। और इसकी स्थापना गठन जब हुआ था फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने मिलकर गठन किया 1931 में किया था, लेकिन इसकी स्थापना 1934 में हुआ। अंजुम इस्लामिया हॉल बिहार में हुआ था, पटना के अंजुम इस्लामिया हॉल में हुआ था। इसकी औपचारिक स्थापना 1934 में पटना में हुआ। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे आचार्य नरेंद्र देव को और महासचिव बने थे जयप्रकाश नारायण। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित। शेरशाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिला के सासाराम में स्थित है। यह मकबरा भारत इस्लामिक वास्तुकला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसे वास्तुकार मीर मोहम्मद मोबीवाल द्वारा डिजाइन किया गया। यह एक अष्टकोणीय मकबरा है जो एक कृत्रिम झील के मध्य में निर्मित है। मनेर सूफी संत सैफुद्दीन यहिया मनेरी के नाम से जुड़ा हुआ है। महावीर स्वामी ने 527 ईस्वी पूर्व में लगभग 72 वर्ष की आयु में पावापुरी नामक स्थान पर अपना शरीर त्याग दिया था। महावीर स्वामी ने 527 ईस्वी पूर्व लगभग 72 वर्ष की आयु में पावापुरी नामक स्थान पर अपना शरीर को त्याग दिया था। मनेर सूफी संत सैफुद्दीन यहिया मनेरी से नाम से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? गुजरात में लोथल। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल गुजरात के भगवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1954 में एस.आर. राव ने किया था। लोथल में गोदीवाड़ा, अग्निकुंड, रंगाई कुंड, मन्निके बनाने के कारखाने और 3 युग्मित समाधि के साक्ष्य मिले हैं। लोथल का खोज 1954 में एस.आर. राव ने किया था। लोथल में गोदीवाड़ा है, अग्निकुंड है, रासोई रंगाई कुंड है, मन्निके बनाने के कारखाने और 3 युग्मित समाधियां साक्ष्य मिले हैं। कालीगंगा राजस्थान और के गंगानगर जिला में स्थित है। कालीगंगा राजस्थान के गंगानगर जिला में स्थित है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने किया था। कालीगंगा राजस्थान के गंगानगर जिला में स्थित है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने किया था। डाबरकोट बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। इस स्थल की खोज ऑरेल स्टाइन ने किया था। डाबरकोट बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। इस स्थल का खोज ऑरेल स्टाइल ने किया था। राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिला में घग्गर नदी के तट पर स्थित इस स्थल का खोज 1969 में सूरज भान ने किया था। राखीगढ़ी हरियाणा में हिसार जिला में स्थित घग्गर नदी के तट पर स्थित इसकी खोज सूरज भान ने किया था। यह भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। राखीगढ़ी हरियाणा में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल जो है राखीगढ़ी हरियाणा हिसार जिला में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इसका स्थल खोज 1969 में सूरज भान ने किया था। चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का विजालय था चोल वंश का संस्थापक। चोल वंश का संस्थापक विजालय 1850 से 87 ईस्वी का था। इसकी राजधानी तंजावुर थी। 9वीं शताब्दी में चोल पल्लव के समान थे। विजालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण किया और निभूषणी देवी दुर्गा देवी का मंदिर बनवाया था। चोल वंश का संस्थापक विजालय 1850 से 1887 ईस्वी था। इसकी राजधानी तंजावुर थी। 9वीं शताब्दी में चोल पल्लव के संबंध थे। विजालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण किया और निशुम्भनिसूदिनी देवी दुर्गा देवी का मंदिर का बनवाया था। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे महाकश्यप थे। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। बौद्ध धर्म के विकास के लिए कुल 4 बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। 4 बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। 4 बौद्ध संगति में पहला बौद्ध संगति हुआ था राजगिरी में 483 ईस्वी पूर्व में और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और शासनकाल अजातशत्रु का शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगिरी में हुआ 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अध्यक्ष महाकश्यप थे। दूसरा बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में हुआ, वैशाली में हुआ और इसके अध्यक्ष थे सबुकामी साबक मीर थे अध्यक्ष। दूसरे बौद्ध संगति के कालाशोक के शासनकाल में हुआ था 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगति वैशाली में हुआ। पहला बौद्ध संगति राजगिरी में हुआ। तीसरा बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में। चौथा बौद्ध संगति कुंडलग्राम कश्मीर में हुआ था। तीसरा बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में 247 ईस्वी में हुआ। 247 ईस्वी पूर्व में तीसरा बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ। इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्य थे। चौथा बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में प्रथम ईस्वी में हुआ था कुंडलग्राम में। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अशोक घोष थे। अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अशोक घोष थे। प्रथम बौद्ध संगति कश्यप की अध्यक्षता में हुआ। दूसरा बौद्ध संगति शुभुकामी के अध्यक्ष में हुआ था। तीसरा बौद्ध संगति मोगलीपुत्र के अध्यक्षता में हुआ था। चौथा बौद्ध संगति वसुमित्र की अध्यक्षता में और
अश्वघोष की उपाध्यक्षता में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति के शासनकाल किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु। दूसरा बौद्ध संगति कलाशु के शासनकाल में हुआ। तीसरा बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में हुआ था। चौथा बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगति वैशाली में। तीसरा बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में। चौथा बौद्ध बौद्ध संगति हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति का कुंडलग्राम कश्मीर में हुआ था। पहला बौद्ध संगति कब हुआ था? 483 ईस्वी में। दूसरा 383 ईस्वी पूर्व में। तीसरा हुआ था 247 ईस्वी पूर्व में। चौथा बौद्ध संगति प्रथम ईस्वी में हुआ था। किरता किराता जूनियर पुस्तक किसने लिखा है? किराता जूनियर पुस्तक किसने लिखा था? यह लिखा था भरावी ने। किराता जूनियर पुस्तक के लेखक भरावी हैं। इसका इसका इनका काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। यह काव्य किरतारूपी शिव एवं पांड्यपुत्र अर्जुन के बीच में धनु युद्ध तथा वाद विवाद पर केंद्रित है। क्षुद्रक मृच्छकटिनम की रचना की है। क्षुद्रक ने मृच्छकटिनम की रचना किया। कालिदास की रचना है मालविका माल मालविकान्मित्रम, अभिज्ञानकुशलतम, रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतुसंहार, रघुवंशम, अभिज्ञानकुशलतम, मालविकास्मित्रम, ये सभी रचना कालिदास की रचना है। मृच्छकटिकम रचना किसकी? शूद्रक की रचना है। कीर्ताराजु का यह रचना है भारवी की रचना है। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया, लेकिन प्रारंभ किया था 1230 से 31 में। इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था इसको। इसकी ऊंचाई 240 फीट है। प्रारंभ में यह 4 मंजिला था, किंतु फिरोज शाह तुगलक के समय में चौथे मंजिल पर बिजली गिरने के कारण काफी क्षतिग्रस्त हो गया। फलस्वरूप फिरोज शाह तुगलक ने उसे तुड़वाकर उसके स्थान पर 2 मंजिल का निर्माण करवा दिया। सिकंदर लोदी के काल में भी इसकी मरम्मत कराई गई थी। इस प्रकार वर्तमान में कुतुब मीनार 5 मंजिल है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना किया, जिसकी राजधानी हम्पी थी। देवराय प्रथम हरिहर द्वितीय के बाद संगम वंश का शासक था, जिसने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया था। देवराय प्रथम हरिहर द्वितीय के बाद संगम वंश का शासक था, जिसने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था। तुलुक वंश 1505 से 1565 ईस्वी के स्थापना वीर नरसिंह राय ने किया था। तुल्लुक वंश की स्थापना 1505 से 1565 ईस्वी के स्थापना के समय में स्थापना वीर नरसिंह राय ने किया था। तुल्लुक वंश की स्थापना किया था। इस वंश का सबसे महान शासक कृष्णदेव राय था। तुलुक वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? यह आया था जहांगीर के समय में। मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में सर थॉमस रो भारत आया था। वह ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में भारत आया था। थॉमस रो जनवरी 1616 को अजमेर में जहांगीर से पहली बार मिला। वह 1 वर्ष तक आगरा में रहा। थॉमस रो दो बार बादशाह के साथ आगरा व मांडू में मनाए गए जन्मोत्सव में सम्मिलित हुआ। वह 3 वर्ष तक मुगल दरबार में रहा। 1619 ईस्वी में वह बादशाह जहांगीर का आशय लेकर इंग्लैंड लौटा कि मुगल दरबार में अंग्रेज का इसी तरह स्वागत किया जाता रहेगा। जहांगीर ने उसे खान की उपाधि दिया था। आईन अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था? आईन अकबरी लिखा गया था अब्दुल फजल। आईन अकबरी अब्दुल फजल द्वारा लिखा गया था। आईन अकबरी अकबरनामा का तीसरा भाग है, जिसमें 5 भाग हैं। प्रथम भाग में राजकोष, रत्नाकर, शस्त्रागार, टकसाल, मुद्रा, वस्तुओं का मूल्य, बादशाह की दिनचर्या, दरबार के शिष्ट दिन, इलाही के नियम आदि का उल्लेख किया गया था प्रथम भाग में। दूसरा भाग में इसके अंतर्गत राजकीय कर्मचारी, सेना व भाग वेतन प्रणाली, आखेट, मनोरंजन आदि थे। इस भाग में भूमि सुधार, राजस्व, न्याय व्यवस्था, प्रचलन पर प्रकाश डाला। चौथे भाग में इस भाग में हिंदू मुस्लिम दर्शन एवं संप्रदाय, विदेशी यात्रियों तथा कुछ संतों एवं विदेशियों का उल्लेख किया गया। चौथे भाग में। पांचवें भाग में इस भाग में अकबर की कहावतें एवं अब्दुल फजल की आत्मकथा लिखा गया है। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले मद्रास में 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास के बारामहल जिला में अलेक्जेंडर रेड द्वारा पहली बार की गई थी। थॉमस मुनरो मद्रास का गवर्नर बनने के बाद 1820 ईस्वी में इसे पूरे मद्रास में लागू कर दिया था। थॉमस मुनरो पूरे मद्रास में। पहला रैयतवाड़ी व्यवस्था जो लगा 1792 में मद्रास में लगा, लेकिन पूरा मद्रास में नहीं लगा था। बारामहल जिले में अलेक्जेंडर रेड द्वारा पहली बार लागू की गई थी।
अलेक्जेंडर रीड के द्वारा में। थॉमस मुंडो मद्रास का गवर्नर जैसे ही बना 1820 में, इसने पूरे मद्रास में यह व्यवस्था को रैयतवाड़ी को लागू कर दिया। 1825 में इसे बम्बई प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्सों में बम्बई के गवर्नर एल्फिंस्टन द्वारा इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का 51% भूभाग, मद्रास बम्बई प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम एवं कुर्ग शामिल था। 1825 में इसे बम्बई प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्सों में बम्बई के गवर्नर एल्फिंस्टन द्वारा इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का 51% भूभाग, मद्रास बम्बई प्रेसिडेंसी के कुछ कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम एवं कुर्ग शामिल था। 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था? यह बी डी सावरकर ने। 1857 के विद्रोह को बी डी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था। 1857 के विद्रोह को बी डी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था। आर.सी. मजूमदार ने अपनी पुस्तक द सिपोय मुटनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 में द सिपाही म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 में 1857 विद्रोह को न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम माना था। आर.सी. मजूमदार ने अपनी पुस्तक द सिपाही म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 में 1857 के विद्रोह को न ही प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम माना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। इन्होंने 1917 में कलकत्ता में कांग्रेस के 32वें अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ज्ञात हो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. हिंद द्वारा 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? बहिष्कृत भारत पत्रिका डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत पत्रिका का शुभारंभ किया था। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने। भीमराव अम्बेडकर पत्रिका मूक नायक 1920 में, समता 1928 में, जनता 1930 में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 महू मध्य प्रदेश में इंदौर के निकट महू में एक महार परिवार में हुआ था। वर्ष 1990 में इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। 1990 में भारत रत्न दिया गया। गुलामगिरी ज्योतिबा फूले द्वारा रचित पुस्तक है। गीता रहस्य, द ओरियन एवं द आर्टिक होम द वेज बाल गंगाधर तिलक द्वारा रचित पुस्तक है। गीता रहस्य, द ओरियन एवं द आर्टिक होम ऑफ द वेदाज बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा पुस्तक का नाम है गीता रहस्य, द ओरिजन एवं द आर्टिक होम ऑफ द वेदाज बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया था। गुलामगिरी ज्योतिबा फूले लिखे थे। क्या बोलते हैं, बोले गए थे भीमराव अम्बेडकर का जन्म 1891 में हुआ था। 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था और उन्हें भारत रत्न दिया गया था 1990 में। 1891 में जन्म हुआ था, 1990 में भारत रत्न दिया गया। पट्टिसीमा परियोजना किन दो नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है? यह नदी है कृष्णा और गोदावरी। पट्टिसीमा परियोजना कृष्णा और गोदावरी नदियों के एकीकरण से जुड़ी है। यह दक्षिण भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। परियोजना की आधारशिला मार्च 2015 में रखी गई थी। इसे एक वर्ष के रिकॉर्ड निर्धारित समय में पूरा किया गया। परियोजना की लागत 13,000 करोड़ रुपए है। इस परियोजना का उद्देश्य गोदावरी नदी के बाढ़ के पानी को रायलसीमा की ओर मोड़ना है। गोदावरी के बाढ़ के पानी को रायलसीमा की ओर मोड़ना है। निम्नलिखित स्थान कथन संबंधित है। एस्कर रेत एवं बजरी से बनी कंक्रीट होती है जो हिमनदों के पिछले जल के प्रवाह के माध्यम से निष्पक्ष के रूप में जमा हो जाती है। ड्रमलिन हिमनद गुलासम मृत्तिका के अंडाकार समतल कटकनुमा स्थल रूप होते हैं। इसमें कुछ भाग में गाद, बोल्डर, रेत व बजरी होती हैं। ड्रमलिन के लंबे भाग हिमनद के प्रवाह की दिशा के समांतर होती है। इस प्रकार विकल्प 1, 2 और 4 सही हैं। अंडे की टोकरी स्थलाकृत ड्रमलिन से संबंधित है। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? झारखंड में। भूमिगत कोयले का दहन झारखंड राज्य में होता है। झारखंड के झरिया में भूमिगत कोयले का दहन लगभग पिछले 100 वर्षों से हो रहा है। अभी तक यहाँ लगभग 3 करोड़ 17 लाख टन कोयला
जलकर राख हो चुका है। झरिया में कोयले खदान की खोज 1890 में अंग्रेज ने किया था। झरिया में कोयला खदान। यहाँ पर आग की शुरुआत वर्ष 1916 में हुई थी। ये झरिया के अंडरग्राउंड माइनिंग होती थी। यहाँ पर आग की शुरुआत वर्ष 1916 में हुई थी। यह झरिया के अंडरग्राउंडिंग माइनिंग में होती है। 3 करोड़ 17 लाख टन कोयला जलकर राख हो चुका है। 100 वर्ष से जल ही रहा है अभी तक। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? गया में। बिहार के गया और नवादा जिला में अभ्रक का भंडार है। अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटो अथवा पतरन क्रम में पाया जाता है। अभ्रक पारदर्शी, काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग के हो सकता है। अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं। बिहार झारखंड की कोरडम, गया, हजारीबाग पेटी अग्रणी उत्पादन है। बिहार के गया और नवादा जिला में अभ्रक का भंडार है। अभ्रक ऐसा खनिज है जो प्लेटो अथवा पतरन क्रम में पाया जाता है। अभ्रक पारदर्शी, काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग के हो सकते हैं। अभ्रक के निक्षेप छोटानागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारे पर होता है। बिहार झारखंड और कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी के अग्रणी उत्पाद में है। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिला में होता है? सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के पटना जिला में स्थित है। गंगा उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री ग्लेशियर के भागीरथी के नाम से निकलती है। गंगा नदी बक्सर के पास चौसा में बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। सोन नदी का उद्गम गोंडवाना क्षेत्र में स्थित मैकाल श्रृंखला के अमरकंटक पर्वत से हुआ है। यह कैमूर के पहाड़ी के दक्षिण से बिहार में प्रवेश करती है। सोन नदी झारखंड के पलामू तथा बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर तथा जिला पटना जिले से पश्चिम सीमा में बहते हुए प्रवाहित होती है। पटना के लगभग 16 किलोमीटर दूर दानापुर के निकट हरदी छपरा गांव के पास गंगा में मिल जाती है। सोन नदी गंगा नदी का संगम बिहार के पटना जिला में स्थित है। गंगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के नाम से निकलती है। गंगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला से गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के नाम से निकलती है। गंगा नदी बक्सर के पास चौसा में बिहार के सीमा में प्रवेश करती है। गंगा नदी बक्सर के पास चौसा में बिहार में प्रवेश करती है। सोन नदी का उद्गम गोंडवाना क्षेत्र में स्थित मैकाल श्रृंखला के अमरकंटक पर्वत से है। यह कैमूर के पठार के दक्षिण से बिहार में प्रवेश करती है। सोन नदी झारखंड के पलामू तथा बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर तथा पटना जिला की पश्चिम सीमा बनाती हुई प्रवाहित होती है। पटना के लगभग 16 किलोमीटर दूर दानापुर के निकट हरदी छपरा गांव के पास गंगा में मिल जाती है। सोन नदी पटना में। दामोदर, कोयला और स्वर्णरेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती है? ये सभी नदियां छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियां छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली सबसे लंबी नदी है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली सबसे लंबी नदी है। दामोदर नदी को बंगाल का शुक कहते हैं। बराकर, जमुनिया तथा बरकी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। दामोदर की सहायक नदियों का नाम है बराकर, जमुनिया तथा बरकी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। स्वर्णरेखा नदी छोटा नागपुर से निकलती है। पठारी चट्टान वाले प्रदेश से प्रभावित होकर इसके कारण इसकी सहायक नदियां गहरी घाटियां तथा जलप्रपात का निर्माण करती है। स्वर्णरेखा मुख्यतः बरसाती नदी है। इसकी कुल लंबाई 395 किलोमीटर। यह अपवाह क्षेत्र का विस्तार 19,196 वर्ग किलोमीटर में। इसका अपवाह बेसिन झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में है। कोयल नदी का उद्गम छोटानागपुर पठार में है। कोयल नदी पलामू टाइगर रिजर्व से निकलती है और दो नदियां दक्षिण कोयल एवं उत्तरी कोयल नदी में विभाजित हो जाती है। बिहार का पहला रामसर साइट कौन सा था? बिहार का पहला रामसर साइट कांवर झील है। बिहार का काबर तालाब भूमि जिसे काबर झील के नाम से जाना जाता है, बिहार का पहला रामसर साइट है। यह बेगूसराय जिला में स्थित है। 26.20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला आर्द्रभूमि में रूस, मंगोलिया और साइबेरिया के हजारों किलोमीटर दूर तय करने लाखों की संख्या में पक्षी आते हैं। यह मीठे पानी की उथली झील है। इस झील को और आसपास की नवभूमि वेटलैंड को पक्षी बिहार का दर्जा दिया गया। यह भारत का 39वां रामसर स्थल है। भारत का 39वां रामसर स्थल बिहार के बेगूसराय में है। कांवर झील है। जिसकी बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा? बेगूसराय का कांवर झील है। आर्द्रभूमि जिसमें कहाँ के पक्षी आती हैं? रूस, मंगोलिया और साइबेरिया के हजारों किलोमीटर दूर तय करके लाखों पक्षियां आती है। यह मीठे पानी का उथली झील है। ब्राह्मणी हिल बिहार के किस जिला में स्थित है? यह है गया में। ब्राह्मणी झील बिहार के ब्राह्मणी हिल बिहार के गया जिला में स्थित है। रामायण काल में ब्राह्मणी का उल्लेख मिलता है। ऐसा मानता है कि गया के किनारे से प्रवाहित होने वाली फल्गु नदी पहले ब्राह्मणी पहाड़ी के ऊपर से प्रवाहित होती थी, परंतु माता सीता के श्राप के
शराब के प्रभाव से फल्गु नदी विलुप्त हो गई। ब्राह्मणी पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के लिए 424 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। 424 सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। ब्राह्मणी हिल बिहार के गया जिला में स्थित है। रामायण काल में ब्राह्मणी का उल्लेख मिलता है। ऐसा मानता है कि गया के किनारे में प्रवाहित होने वाली फल्गु नदी ब्राह्मणी पहाड़ी के ऊपर से होकर प्रभावित होती थी, परंतु माता सीता के श्राप के फल्गु से प्रभाव से फल्गु नदी विलुप्त हो गई। ये ब्राह्मणी पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के लिए 424 सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिला है? उत्तर पश्चिम में। बिहार के उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र में बिहार के उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। इस कृषि क्षेत्र में 13 जिले शामिल हैं, जिसमें है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय। घटित्व की मिट्टी की रूपरेखा, वर्षा, तापमान और आर्द्रता के आधार पर बिहार में 4 कृषि क्षेत्र हैं। ये कृषि जलवायु है: उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान जोन, उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान जोन 2 में, दक्षिण पूर्वी जलोढ़ मैदान जोन 3A में, दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान जोन 3B में है। कृषि बिहार के मिट्टी की रूपरेखा, वर्षा, तापमान और स्थलाकृति के आधार पर बिहार के 4 कृषि क्षेत्र में बांटा गया है। कृषि क्षेत्र है: उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान जोन 1 में है, उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान जोन 2 में है, पहला जोन में कौन है? उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान है। दूसरा जोन में है पूरब जलोढ़ मैदान है, जलोढ़ मैदान है। तीसरे जोन ए में जो है दक्षिण पूर्व जलोढ़ मैदान है। चौथे जोन में दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान है। जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है जियोडेसी पृथ्वी के ज्यामितीय आकार, अंतरिक्ष में अभिविन्यास एवं गुरुत्वीय क्षेत्र के सटीक रूप से मापने और समझने का विज्ञान को जियोडेसी विज्ञान कहते हैं। पृथ्वी को मापने के लिए जियोडेसी पृथ्वी के सरल गणितीय मॉडल बनाते हैं जो सबसे स्पष्ट विशेषता को पकड़ते हैं। जियोडेसी पृथ्वी के ज्यामितीय आकार, अंतरिक्ष में अभिविन्यास और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का सटीक रूप में मापने के लिए समझने के लिए विज्ञान है। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत जर्मन मौसमविद ए वेगनर द्वारा 1912 में विकसित किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप एक बड़े भूखंड से जुड़े हुए थे। यह भूखंड एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। इस बड़े भूभाग को पेंजिया और बड़े महासागर को पैंथालसा नाम था। पेंजिया था भूभाग का और महासागर का नाम था पैंथालसा था। करोड़ों वर्ष पहले पेंजिया विभाजित होकर लारेशिया और गोंडवाना लैंड नामक 2 बड़े भूखंड में विभक्त हुआ और बाद में ये खंड विभक्त होकर आज के महाद्वीपों के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत प्रसिद्ध जर्मन मौसमविद ए वेगनर द्वारा 1912 में विकसित किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप एक बड़े भूखंड से जुड़े हुए थे तथा यह भूखंड एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। इस बड़े भूभाग को पेंजिया और बड़े महासागर को पैंथालसा नाम दिया। करोड़ों वर्ष पहले पेंजिया विभाजित होकर लारेशिया और गोंडवाना लैंड नामक 2 बड़े भूखंडों में विभक्त हुआ और बाद में ये खंड विभक्त होकर आज के महाद्वीपों के रूप में परिवर्तित हो गए। सुंडा ट्रेच किस द्वीप के समांतर स्थित है? सुंडा ट्रेच जो है जावा में, सुंडा ट्रेच जावा द्वीप के समांतर स्थित है। यह सुमात्रा के पास हिंद महासागर में स्थित एक समुद्री खाई है। सुंडा ट्रेच की अधिकतम गहराई 7290 मीटर है। 7290 मीटर सुंडा ट्रेच की अधिकतम गहराई है। सुंडा ट्रेच जावा द्वीप के समांतर है। यह सुमात्रा के पास हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर में स्थित सुमात्रा सुंडा ट्रेच की अधिकतम गहराई 7290 है। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण से होता है? यह होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। कोरियोलिक बल एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। इस बल के कारण ही उत्तर गोलार्ध में वायु की गति की दिशा के दाएं ओर अधिक तथा दक्षिण गोलार्ध में वायु की दिशा बाएं ओर बल लगाती है। कोरियोलिक बल के कारण है उष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी तथा उष्ण उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी का निर्माण होता है। चक्रवात तथा प्रतिचक्रवात के निर्माण में सहायक तथा महासागरीय धाराओं के दिशा परिवर्तन में सहायक होते हैं। इसके अलावा यह बल दक्षिणी पश्चिम व्यापारिक पवन तथा मानसून पवनों के निर्माण में भी सहायक होता है। निम्नलिखित में से किस देश के मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? यह लेबनान का नहीं है। लेबनान को मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। मृत सागर के साथ भूमि सीमा बनाने वाले देश है जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन है। मृत सागर के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश हैं जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन है। लेबनान का नहीं है। मृत सागर जॉर्डन के रिफ्ट घाटी से स्थित है। मृत सागर जॉर्डन के रिफ्ट घाटी में स्थित है। मृत सागर के साथ भूमि सीमा बनाने वाले देश है जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन है।
इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटरेखा के साथ व्यापक रूप से विकसित है, किसका खनिज है? यह है टाइटेनियम का खनिज है। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटरेखा के साथ व्यापक रूप से विकसित किया गया यह खनिज टाइटेनियम का है। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटरेखा के साथ व्यापक रूप से विस्तृत है, यह टाइटेनियम का महत्वपूर्ण खनिज है। इल्मेनाइट एक टाइटेनियम लो ऑक्साइड खनिज है जिसका आदर्श सूत्र होता है FeTiO3 है। यह तमिलनाडु, उड़ीसा एवं केरल के तटीय भाग में पाए जाते हैं। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटरेखा के साथ व्यापक रूप में विस्तृत है, यह टाइटेनियम का महत्वपूर्ण खनिज है। इल्मेनाइट एक टाइटेनियम लो ऑक्साइड खनिज है। इसका आदर्श सूत्र है FeTiO3 है। यह तमिलनाडु, उड़ीसा और केरल के तटीय भाग में पाए जाते हैं। इल्मेनाइट टाइटेनियम का लो का है। हिमालय पर्वत के प्रदीप से तुलना करना है। हिमालय की नदियों में वर्ष भर जल रहता है क्योंकि वर्षा जल के अतिरिक्त हिम के पिघलने से भी जल की आपूर्ति होती है। ये सदानी नदियां हैं। मैदानी भाग में ढाल की न्यूनतम के कारण विसर्पों का निर्माण करती है। यह प्रायः अपने मार्ग भी बदलती रहती है। इसमें सिंचाई की ज्यादा संभावना होती है। सिंचाई की ज्यादा प्रायद्वीपीय नदियां चौड़ी, लगभग संतुलित एवं उथली घाटी से होकर बहती है। वहाँ वर्षा कम होती है, इसलिए इन नदियों में ग्रीष्म ऋतु में जल की मात्रा कम रहती है। इन नदियों का ढाल प्रवणता अत्यधिक मंद होती है। सिर्फ वहीं से इसके अपवाद हैं जहाँ नया भ्रंश हुआ है। प्रायद्वीपीय नदियां चौड़ी, लगभग संतुलित एवं उथली घाटियों से होकर बहती है। यहाँ वर्षा कम होती है, इसलिए इन नदियों में ग्रीष्म ऋतु में जल की मात्रा कम रहती है। इन नदियों को ढाल प्रवणता अत्यंत मध्य है। सिर्फ वहीं इसके अपवाद हैं जहाँ नया अपभ्रंश हुआ है। गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। गंगा के मैदान को जियोसिंक्लाइन के रूप में किया गया है। गंगा के मैदान को जियोसिंक्लाइन या भू अभिनति या भू भूसन्नति के रूप में वर्णित किया गया। भूसन्नति पृथ्वी के भूपटल पर पाए जाने वाली लंबी सक्रिय गर्त होती है। इसमें दीर्घकाल तक अवसाद जमा होने मैदानी भागों का वलित पठारों पर्वतों का निर्माण होता है। गंगा के मैदान को जियोसिंक्लाइन या भू अभिनति या भूसन्नति के रूप में वर्णित किया गया है। भूसन्नति पृथ्वी के ऊपर पाई जाने वाली लंबी सक्रिय गर्त होती है। इसमें दीर्घ काल तक अवसाद जमा होने मैदानी भागों या वलित पर्वतों का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी का झील है? मीठे पानी का झील कौन है इसमें? बुलर एवं लोटक झील मीठे पानी का झील है। बुलर और लोटक झील मीठे पानी का झील है। बुलर झील जम्मू कश्मीर के संघ राज्य क्षेत्र में स्थित भारत की ताजे जल की वृहत्तम झील है। बुलर झील झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का उदाहरण है। बुलर झील झेलम नदी के निर्मित गोखुर झील का उदाहरण है। लोटक झील यह उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में स्थित लोटक झील मणिपुर में स्थित है। यह मीठे पानी की झील है। लोटक झील मणिपुर में स्थित है, मीठे पानी का झील है। उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में है। लोटक झील मणिपुर में मीठे पानी का झील है। यह झील विश्व में तैरता प्रायद्वीपीय झील के रूप में प्रसिद्ध है। यह विश्व में तैरती द्वीपीय झील के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा झील? लोटक झील मणिपुर में है। इस झील में कैबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क भी है। कैबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय उद्यान लोटक झील में मणिपुर में स्थित है। यह विश्व का तैरती द्वीपीय झील है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है? ग्रह शनि ग्रह का औसत घनत्व 0.69 ग्राम घन सेंटीमीटर है, जो सभी ग्रहों में सबसे कम है। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन इसका घनत्व सबसे कम है। इसका व्यास 1,16,500 किलोमीटर है। शनि ग्रह का व्यास जो है 1,16,500 किलोमीटर है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एवं अमोनिया पाए जाते हैं। वायुमंडल में शनि के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैस पाए जाते हैं। शनि सूर्य की परिक्रमा लगभग 29.4 वर्ष में पूरा करता है। शनि सूर्य का परिक्रमा 29.4 वर्षों में पूरा करता है। शनि में सर्वाधिक उपग्रह 83 है। शनि में सर्वाधिक उपग्रह कितने हैं? 83 उपग्रह हैं शनि के। सर्वाधिक उपग्रह शनि के 83। शनि का औसत घनत्व 0.69 ग्राम सेंटीमीटर है, जो सभी ग्रहों में सबसे कम है। शनि का घनत्व सबसे कम है। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जिसका व्यास 1,16,500 किलोमीटर है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया पाए जाते हैं। शनि सूर्य का एक परिक्रमा 29.4 वर्ष में पूरा करता है। शनि में सर्वाधिक उपग्रह 83 है। पश्चिम सिंहभूम में स्थित चरकिया का प्रसिद्ध विशेषता क्या है? ये नंबर हो जाएगा। लो एस्क खनन है। पश्चिम सिंहभूम में स्थित चौरसिया लो एस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत का सबसे बड़ा लो एस्क खदान है। खदान का संचालन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल द्वारा किया जाता है।
ये पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चौरसिया चरिया चरिया सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? यह लो अयस्क खनन है। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चरिया का संबंध विशेषता क्या है? लो अयस्क खनन से है।